नमस्ते। बात बेबात के सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आप सभी जानते हैं कि आज 16 दिसंबर है और इसी दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। यानी पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ये समय था 16 दिसंबर 1971। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में शुरू से ही लोकतंत्र बड़ा कमजोर रहा। कुछ प्रधानमंत्रियों की हत्याएं भी हुई और इसके बाद जनरल अयूब की तानाशाही 5वें दशक के मध्य में स्थापित हुई और तब से एक सेना का जो वर्चस्व है वो लगातार बना रहा। छठे दशक के मध्य में जनरल अयूब को जन आक्रोश का सामना करना पड़ा, उन्हें हटना पड़ा और इसके बाद लेकिन सेना का वर्चस्व, उसका प्रभुत्व, यानी ये कह सकते हैं लोकतंत्र की और शासन की बागडोर हमेशा सेना के पास रही। और जब 1971 में आते हैं तब एक जनरल याहिया खां सेना के प्रमुख होते हैं। अब क्या हुआ है कि वहाँ ये मैं वो पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की शुरुआत हुई जब वहाँ चुनाव हुए और उसमें जो अवामी लीग थी पूर्वी पाकिस्तान की और जिसके प्रमुख नेता थे बंगबंधु मुजीबुर रहमान, उनको बहुमत मिला और पश्चिमी पाकिस्तान में भुट्टो, जड़े भुट्टो वो प्रमुख रूप से थे और सेना के साथ उनका अच्छा खासा संबंध था। उन्होंने संक्षेप में कहें तो उन्होंने चुनाव के इन परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि बंगबंधु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जबकि बहुमत उनकी पार्टी के पास था। बस यहीं से एक विभाजन के जो बीज थे वो बढ़ने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त जनसंघर्ष शुरू हुआ, आजाद आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान एक आंतरिक कॉलोनी पाकिस्तान की बन रही है। तो एक इंटरनल कॉलोनी जो बनी वो एक भावना जोर पकड़ने लगी। यहाँ मैं एक बात जरूर रेखांकित करना चाहूंगा आपके सामने कि मजहब के आधार पर 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और चाहे पूर्वी पाकिस्तान रहे और चाहे पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों जगह इस्लाम ही प्रमुख रूप से था। अब फिर सवाल उठता है कि जब मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, इसके बाद दोनों जगह क्या बात हुई कि भाई पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ लंबे समय रहना पसंद नहीं किया, यानी जबकि दोनों की तरफ एक ही धर्म था, या ये भी कह सकते दोनों तरफ सुन्नी मुस्लिम जो थे उनका बहुमत था, बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय थे सत्ता में, शिया नहीं थे। बावजूद इसके पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान ने अलग रहने का अलग रास्ता क्यों चुना? दरअसल क्या है कि याद रखें कि जब भी सिविल वॉर होते हैं या गृह युद्ध जो जहां भी होते हैं, उसकी शुरुआत मूलतः अन्याय, नाइंसाफी, इनजस्टिस उसके आधार पे होती है। ये मानते हैं मानना कि धर्म या मजहब जो है किसी भी राष्ट्र को एकजुट रखने की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी कसौटी है। ये मिथ है एक तरह का। कभी ठीक रहा होगा 18वीं 19वीं या 20वीं सदी के मध्य तक कि जब धर्म एक सीमेंटिंग फोर्स या डिसाइसिव फैक्टर हुआ करता था, लेकिन यहाँ और भी फैक्टर हैं
और भी वजह हैं जिनसे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर ऐसा नहीं होता, अरे धर्म ही मजहब ही सब कुछ होता, तो फिर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में ये विभाजन की नौबत पैदा नहीं होती। तो इसका मतलब वो कौन सी इनविजिबल फैक्टर हैं, इन पर हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि 1971 के प्रारंभ से बड़ा अत्याचार शुरू हो गया। जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना, उसमें जो मूल थे पंजाबी लोग अधिक रहते हैं, अधिक थे उस समय पंजाबी सैनिक, वो सब अधिकतर जो ढाका में थे, करीब 1 लाख के करीब, जब देखा कि वहां पर ये नागरिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है पूरे पूर्वी पाकिस्तान में, तो और यानी छात्र लोग जितने भी विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, सब जगह एक मांग उठ रही थी कि बंधु या अवामी लीग के साथ इंसाफ किया जाए, चुनाव के परिणाम माने जाए। नहीं मान रहे थे, तो नतीजा हुआ कि अब उनके सामने एकमात्र रास्ता रह गया था, रिप्रेशन, यानी आम जनता को दबाने का, कुचलने का। जो जो रास्ते हो सकते थे वो रास्ते आपके पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने वो अपनाए, और इससे फिर 1971 नतीजा में शुरुआत हो गई सिविल वॉर की, जिसको हम लोग कह सकते हैं नागरिक ये गृह युद्ध कहते हैं। अब वही तो इससे क्या हुआ कि इसका असर पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर पड़ने लगा, और वहाँ के चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनके नागरिक अब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के टारगेट बनने लगे, मरने लगे। गोली मुस्लिम को मारा जाने लगा। ढाका विश्वविद्यालय में जो था विद्यार्थी लोग, उनको मारा गया, मतलब दर्जन बल्कि सैकड़ों विद्यार्थी लोग मारे गए। और इससे क्या हुआ कि जो विस्थापन की कल सिलसिला शुरू हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वहां से शरणार्थी, इसको क्या आजकल हम लोग विस्थापित बोलते हैं, डिस्प्लेस पर्सन, शरणार्थी कहना पसंद नहीं किया जाता। तो वहां से चाहे वो बंगाली हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम बंगाली हो, और चाहे वो ईसाई हो, सब तो वो आना शुरू हो गए ढाका से। ढाका, जैसपुर, खुलना, उधर कुमिल्ला, सिलहट, वो सब से आना शुरू हो गए भारतीय सेना। इससे भारत पर एक दबाव बढ़ने लगा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा विस्थापित भारत के विभिन्न भागों में आए, बॉर्डर क्रॉस करके। आपको तो मालूम ही है कि जो हमारा जो बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, उससे हमारे कई राज्य सटे हुए हैं, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान है, त्रिपुरा है, आसाम है, ये 3-4 प्रदेश जो है सटे हुए हैं। तो वहां आने लगे, इसका दबाव भारत पर बढ़ने लगा बड़ा तेजी से। और उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और जनवरी 1971 में चुनाव जीत करके बड़े प्रचंड बहुमत से वो भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। जहां तक मुझे याद है 350 या 352 सीटें उन्हें उस समय मिली थी। अभी तक इतनी सीटें प्रधानमंत्री को दूसरे, चाहे वो मोदी जी हो और चाहे और कोई हो, किसी को उतनी सीटें नहीं मिल सकी हैं, उनको मिली। और इसके बाद फिर वो, तो जाहिर है कि ये दबाव बढ़ने लगा कि भारत पर आर्थिक बोझ की बात शुरू हुई। तो इसके बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल बन गया कि इस शरणार्थी समस्या को कैसे निपटा जाए। आपको मालूम है कि 1947 में बहुत सारे शरणार्थी पहले से आ गए थे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से उससे पहले से भी आना शुरू हो गया था, जिसको कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास माना कैंप और बस्तर से लगे कुछ अरण्य, उसमें दंडकारण्य में हम लोगों ने पहले से बसा दिया था। वो अलग से बोझ था। तो ये नया जो विस्थापन की जो लहर शुरू हुई, उसका भी एक असर पड़ने लगा।
अब समस्या हुई तो ये उस समय में एक बहुभाषी समाचार एजेंसी हुआ करती थी, समाचार भारती। तो मैं उसमें काम करता था। तो समाचार भारती ने मुझसे कहा कि आप त्रिपुरा जाएं और वहाँ की इस घटना को कवर करें, क्योंकि वो बड़ा प्रमुख केंद्र था। त्रिपुरा त्रिपुरा बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से लगा हुआ था। आज आज बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो उसका जो पूरे पाकिस्तान का जो प्रमुख वो है प्रोविंस था कुमिल्ला, वो बिल्कुल अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है उसके पास था। तो वहां से सब बहुत ज्यादा जो विस्थापित लोग आ रहे थे। तो बिल्कुल सामने एक सड़क बनी हुई थी, मैंने देखा है उस समय। तो एक जो अगरतला का एक क्षेत्र है अखौरा। तो अखौरा बॉर्डर उसको बोलते हैं। वहां से आप जा सकते हैं, कुमिल्ला ढाका वगैरह वो रास्ता था, और वहां से आ भी सकते हैं। तो मैं वहां गया किसी ढंग से मई 1971 में। और वहाँ की जो ये एमएलए रेस्ट हाउस है, वहाँ उनको ठहरने की जगह दी गई। वहाँ और भी प्रदेशों के, चाहे वो कलकत्ता से हो या दिल्ली के, और भी पत्रकार लोग पहुंचे हुए थे, मैं अकेला नहीं था। मतलब अधिकांश पत्रकारों को एमएलए रेस्ट हाउस में ठहरने के लिए जगह दी जाती थी। और क्योंकि ये अखौड़ा बॉर्डर से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे था, तो वो एक ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह थी जिससे आपको खबरें आसानी से मिल सकती थी। तो वहां से हम इकट्ठे, वहां से फिर खबरें, तो सबसे पहले तो ये जो इन्फ्लक्स शुरू हुआ, जैसे तो होता है विस्थापन की जो है, वो सबसे बड़ी खबर थी कि क्यों आ रहे। तो मैंने बहुत सारे विस्थापितों को बातचीत शुरू की, इन पर काफी लिखा भी। आप पीछे मैंने देख रहे होंगे कि उस समय की क्लिपिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी, क्लिपिंग्स। ये मैंने उस समय जो कई अखबारों में, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो या साप्ताहिक हिंदुस्तान या दिनमान, शायद लगभग सभी अखबारों ने मुझे छापा। तो विस्थापितों से मेरी उनसे खबरें पता चलती थी कि किस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना हैं वो अत्याचार कर रही हैं। क्योंकि वो वहां से फिर जब जैसे अत्याचार बढ़ा, तो वहां से जाहिर है कि एक उनकी यानी ये कहा जाए कि जो उसके अवामी लीग के जो लोग थे, युवा लोग थे, और जो बंग बंधु मुजीबुर रहमान के जो समर्थक थे, उन लोगों ने एक सेना भी बनाई जिसको बोलते हैं बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी। वो एक बनाई, और उसके नेतृत्व में जो मुक्ति संग्राम चलना शुरू हुआ। इसमें जाहिर है कि बांग्लादेश के युवा लोग के की डेथ भी, मारे भी गए। वो तो पाकिस्तानी सेना के सामने टिकना इतना कोई आसान नहीं था। और इसमें कोई शक नहीं कि हमने फिर जो मुक्ति वाहिनी बनी, तो उसको हमारी जो ये कहा जाए, जो जो वो है दूसरी तरीके की जो पैरामिलिट्री फोर्स, उनके सैनिकों ने उनको ट्रेनिंग वेनिंग भी दी। कुछ ट्रेनिंग कैंप भी जो बने, वहाँ वहाँ के ट्रेनिंग भी ली जाते थे। तो ये सारे लोग जितने जो मुक्ति वाहिनी के सैनिक थे, उसमें से वहीं उनको भी जगह वो एमएलए रेस्ट हाउस में दी जाती थी सीक्रेटली। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब ये मुजीबुर रहमान के जो सबसे बड़े लड़के थे, ये शेख, उनका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, शेख कमाल, वो भी आए। एक दो रात वो भी रुके, उनसे बहुत बातें हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी सेनाएं अत्याचार कर रही हैं, हमारे साथ न्याय नहीं कर रही हैं, जबकि हम लोगों का एक ही मजहब है, इस्लाम। फिर भी खैर, तो उन्होंने पूरी जो अत्याचार की कहानियां, किस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, वो सब के साथ, बौद्ध धर्म भी वहां पर है कुछ उसका।
तो हमसे काफ़ी बातें हुई, उनकी सबकी कहानी भेजी, न्यूज़ भेजता रहा मैं। और उस समय न्यूज़ भेजने का तरीका आज जैसा नहीं था। उस ज़माने में तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। एक ही रास्ता था, टेलीग्राम या टेलीप्रिंटर, उससे भेजा करते थे। और ये टेलीफोन से भेजते थे, ट्रंक कॉल जिसे लगा करके। उस समय 3 तरह के ट्रंक कॉल हुआ करते थे, ऑर्डिनरी, अर्जेंट और हॉटलाइन। इससे भेजा करते थे, ऐसा कुछ था। वो बड़े महंगे होते थे उस समय। तो मोबाइल या लैपटॉप जैसी जो सब कोई कम्युनिकेशन इतना उनकी क्रांति नहीं हुई, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन सब इतना नहीं था, इतना फास्ट नहीं था। तो वो धीरे धीरे खबर जाती थी। तो खैर उससे में हम लोग सभी भेजा करते थे। तो हम लोग ने सबसे पहले विस्थापितों की खबरें भेजना शुरू की मत मैंने। उसी में एक जैसे एक वहाँ की एक बड़ी जबरदस्त सीने तारीख का काबूली चौधरी आई एक दिन। वो भी वहीं एमएलए स्टाफ में रखी। वो अपने परिवार के साथ आई, अपने पति और बच्चों के साथ। बड़ा उनके साथ जुल्म किया गया। बाद में काबूली चौधरी बॉम्बे चली गई और वहाँ आइए जौहर की एक फिल्म में उन्होंने काम भी किया। और इसकी तरह जो मुजीबुर रहमान की जो करीबी जो दो ये थे सलाहकार, जैसे सिराजुल हक, और भी 2-4 थे, वो भी आकर के वहीं रुके। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये मानना था कि 1947 में पाकिस्तान का जो विभाजन, भारत का जो विभाजन हुआ है, ये ये कहा जाए इट इज ए रेप ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ बलात्कार हुआ, यानी 1947 में। तो यानी इसका मतलब सब कुछ अननेचुरल था और उसके दुष्परिणाम निकलने थे। और उन दुष्परिणामों का असर यही था कि ईस्ट पाकिस्तान वो बेचैनी फैलने लगी, आंदोलन होने लगे, और उसका अंतिम पराकाष्ठा निकली सिविल वॉर। अब तो उस समय त्रिपुरा में कोई 4-5 रिफ्यूजी कैंप बनाए गए थे, जहां पर हजारों रिफ्यूजी बसाए गए थे। पश्चिम बंगाल में भी बसाए गए, लेकिन त्रिपुरा में गए। तो मैंने वहां जाकर के उसको कवर किया और वहां ये देखा। एक घटना में जरूर, 2 घटना में जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। एक घटना तो ये कि एक बार तो मैं अखौड़ा बॉर्डर पर फंस गया, मतलब जिसे कहा जाए कि मरते मरते मैं बचा। और वो मरते मरते यानी कि क्या हो गया, जैसे कि मतलब मैं भी था और टाइम्स ऑफ इंडिया, आनंद बाजार पत्रिका और दूसरे अखबारों के रिपोर्टर भी थे। तो चूंकि सब में मैं यंग था, यंगेस्ट समझ लीजिए, और ये तो उस समय तो मेरी मैं ज़्यादा ज़्यादा उत्साही था। तो मैंने थोड़ा सा सीमा से ज़्यादा जाकर के बिल्कुल सरहद के करीब जाकर के मैंने देखने की शुरुआत की। इसी बीच में फायरिंग शुरू हो गई। तो मैंने भाग करके एक ये कहा जाए एक पेड़ के ओट में, एक बड़ा सा पेड़ था शायद नीम का, उसमें मैंने उसकी ओट में मैंने अपने आप को बचाया। सब लोग चिंतित हो गए कि मैं मुझे गोली ना लग जाए। खैर 10 मिनट तक मैं बिल्कुल चिपके खड़ा रहा और वो इंस्ट्रक्शन मिलते रहे कि आप अपने को कैसे बचा सकते हैं। वहाँ की जो उस समय सीआरपी और बीएसएफ थे, वो दूर दूर से इंस्ट्रक्शन देते रहे लाउड स्पीकर पर, और मैंने वैसा ही किया। खैर वो बच गया। और बाद में वो लोग का बीएसएफ के लोग काफी नाराज हुए कि आपने हम लोगों की इंस्ट्रक्शन का पालन क्यों नहीं किया, क्योंकि आप तो बिल्कुल सरहद के पास चले गए थे। खैर, तो एक बड़ी जिंदगी में मौत क्या होती है, मौत कितने करीब आ जाती है किसी युद्ध संवाददाता के, क्योंकि ये तो वॉर रिपोर्टिंग होती है। जब वॉर रिपोर्टिंग में मौत तो सामने आती है। तो मुझे पहली बार लगा कि आज चले गए, मतलब कुछ कहीं गोली लग सकती थी। खैर, उससे मैं वो एक अनुभव ये। दूसरा इससे बड़ा अनुभव है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वह ये कि इंदिरा गांधी, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो 2 दिन के दौरे पर त्रिपुरा पहुंची। वो चाहती थी कि ये जो विस्थापितों के जो शिविर है, ये कैंप है, कैसे हैं, क्या
इनमें कुछ कोई बदइंतजामी तो नहीं है, जो बांग्लादेश से जो विस्थापित आए हैं वो किस तरह से रखे जा रहे हैं, ये चीज वो देखना चाहती थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी कि भाई किस तरह से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है और हम पर ये इसका विस्थापितों का बोझ बढ़ता जा रहा है भारत पर, आर्थिक समस्या बढ़ रही है, कई तरह के सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, इसको कैसे दूर किया जाए, ये सारी इसके बारे में उन्होंने अपनी 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 राय रखी। क्योंकि उस समय इंटरनेशनल प्रेस भी मौजूद थी, उन्होंने कई तरह के सवाल इंदिरा जी से किए। मैंने तो कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा कर लिए, अंग्रेजी में हिंदी में किए और उन्होंने जवाब हिंदी में ही दिया, ज़्यादा सवाल अंग्रेजी में भी हुई। तो खैर अब अगला चरण जो शुरू होता है वो ये होता है कि इंदिरा जी चाहती थी कि विस्थापितों के शिविरों को देखा जाए, और शाम होने वाली थी, करीब 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर वो शिविर थे, और वो उसमें एक बहुत लंबा बड़ा रास्ता ऐसा था जो कि पाकिस्तान की सीमा से, तत्कालीन पाकिस्तान की सीमा से सट करके जा रहा था। तो और सिक्योरिटी वाले जो थे इंदिरा जी के पास थे और आर्मी वाले, वो चाह रहे थे कि सब कि मैडम रात को कुछ भी हो सकता है, शाम को लौटने में देरी हो जाएगी, पाकिस्तानी सेना सामने है और बेहतर ये रहेगा कि सुबह चलें। तो इंदिरा जी ने बोल कि मैं सुबह तो और कहीं जाना है, लेकिन मैं जाऊंगी तो अभी जाऊंगी। सब जो सुरक्षा, जिनके हाथों में सुरक्षा के बंदोबस्त थे, वो अधिकारी बड़े घबरा गए कि भाई अब क्या करें, मैडम तो जाने के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। तो वो कह रही थी आई मस्ट विजिट माई पीपल, यानी कि वो जो विस्थापित आए थे वो उनको बहुत ही चाहती थी कि उनको लेकर के बहुत चिंतित थी। तो इंदिरा जी मैंने देखा, हम सभी ने देखा, मतलब मैंने क्या अकेले ने, सभी लोग देखा कि वो इंदिरा जी झट से जाकर के एम्बेसडर में जाकर के बैठ गई। बुलेट प्रूफ थी एम्बेसडर, और उस समय एम्बेसडर या जिसको हिंदुस्तान मोटर्स कह सकते हैं, वो उस समय वही ज्यादा हुआ करती है, आज की तरह बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां नहीं होती थी, चाहे वो मर्सिडीज हो या उसमें जाके बैठ गई कि नहीं चली। जब इंदिरा गांधी बैठ गए तो दूसरे लोगों को भी जाना पड़ा। उनके साथ पश्चिमी बंगाल की राज्यपाल पद्मजा नायडू भी थी, वो भी उनके साथ फिर वो भी गई, और फिर इसके बाद हम लोगों को भी कार दी गई, फिर हम लोग भी उनके काफिले में, पीएम के काफिले में शामिल हो गए और उसमें गए। तो इसके बाद हम लोग जब गुजर रहे थे, बिल्कुल सीमा से लड़कर, बड़ा थिन लाइन थी ये कहा जाए कि, तो हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना बिल्कुल बंदूक ताने खड़ी हुई है और कभी भी फायरिंग स्टार्ट हो सकती, कुछ भी अनहोनी कर सकती थी, मतलब कुल मिलाकर ये। लेकिन इंदिरा जी का जो वो कहा जाए डिटर्मिनेशन, वो देखने लायक था। और इसके बाद वहां गई, इसके बाद उन्होंने 2-3 विस्थापित शिविरों में भाषण दिया, उनको संबोधित किया और उनको आश्वस्त किया विस्थापितों को कि आप जब तक भारत में रहना चाह रहिए, हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे, आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, हम आपकी जो आज़ादी की आपकी जो लड़ाई लड़ रही है उसमें आप पूरी तरह आपके साथ हैं, उसको समर्थन, मैंने पूरा उनको आश्वस्त दिया। और इसके बाद उसी रास्ते से वापस भी आई। सबसे बड़ी बात यह है, हेलीकॉप्टर का या और किसी का प्रयोग नहीं किया, वो आई, हम मतलब पीछे पीछे हम लोग थे। तो इससे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वो पता लगता है कि एक बड़ी दृढ़ निश्चय वाली थी। हमें लड़ाई के समय में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। ये अलग बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल हो गए, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे तब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। लेकिन ये इतना ही नहीं, पुलवामा के बाद भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पत्रकारों से वो नहीं मिले, जबकि मिलना चाहिए था। इंदिरा गांधी हमेशा जब तक रही
तो तक वो पत्रकारों से मिलती रही, इंटरव्यू देते रहे और बदलाती रही। तो उसके बाद वो एक एटमॉस्फेयर बनता, माहौल बनता गया कि भाई ये क्या हो रहा है। इसके बाद मैं सितंबर अक्टूबर तक मैं वहीं रहा, अगरतला और उसके आसपास क्षेत्रों में, और खबरें भेजता रहा। काफी घायल अवस्था में बहुत सारे मुक्ति वाहिनी के सैनिक आया करते थे। कई विस्थापित हैं जिनके किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का क्या बाने। मवेशी भी उनकी हालत बहुत खराब थी और उनके भी बेचारे साथ में लाए, लेकिन कभी जख्मी थे, बच्चे बड़े जख्मी थे, बूढ़े बहुत जख्मी थे। यानी मैंने अपने इन समय जो काफी लिखा है मैंने इन पर, माने ऐसी विभीषिका, विस्थापन की विभीषिका को मैंने पहली बार देखा। क्योंकि मैं तो दिल्ली से गया था, तो मैंने कभी इस चीजों के दर्शन नहीं किए, लेकिन पहली बार मेरा एक्सपोजर हुआ कि युद्ध क्या होता है, युद्ध से पहले की विभीषिका क्या होती है, क्या मानवीय त्रासदी, मानव त्रासदी क्या होती है। इसका एहसास मुझे पहली बार हुआ। क्योंकि हम तो दिल्ली में बड़े सब चीज सुरक्षित थे, और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते थे, किया करता था मैं। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने जो दिया, उससे वो जीत कर आ गई और 350 352 सीटें उनको मिल गई। हम लोग तो उसके आगे थे। लेकिन एक युद्ध संवाददाता, हालांकि मैं कोई ट्रेंड युद्ध संवाददाता नहीं था, और मुझे जो भी ट्रेनिंग मिली वो युद्ध में ही मुझे मिली, मतलब मैदान में ही मिली। मैंने वही जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह बता दिया करते थे कि भाई ऐसे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा करिए, आर्मी का स्ट्रक्चर ये होता है। यानी जो बेसिक जो ट्रेनिंग थी वॉर रिपोर्टिंग की, वो वही मैंने आपके युद्ध क्षेत्र में, जो उसको बोल सकते हैं, युद्ध तो अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कि कॉन्फ्लिक्ट जोन उसमें मुझे मिलती रही। एक दो लोग और भी थे, लेकिन कई कई लोग जो इंग्लिश के जो संवाददाता थे, उसमें कई लोग वो थे जो बड़े ट्रेंड थे, यानी ट्रेंड वॉर रिपोर्टर। क्योंकि वॉर रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग होती है, ये याद रखिएगा। वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जो बनते हैं, तो जहाँ तक मुझे याद है उस जमाने में डिफेंस मिनिस्ट्री 2-3 महीने की ट्रेनिंग देती थी जर्नलिस्ट को, सेलेक्टेड जर्नलिस्ट को, और उनको बताया जाता था कि क्या क्या हो सकता है। तो खैर मैंने तो एक, जैसे आप कह सकते हैं कि नौसिखिया जैसा था, लेकिन वहीं से ट्रेनिंग ली और सीखते चले गए। और वहाँ एक बड़ा अच्छा मुझे ये आज भी याद है, हम लोगों को एक कलमा पढ़ाया गया, वो सिखाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अभी ठीक तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये था कि, और वो क्यों बताया कि अगर मान लीजिए आप इत्तेफाक से पकड़े जाते हैं, तो शुरू में ये पाकिस्तानी आर्मी को बोल कर सुनाती है, हालांकि कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, फिर भी एक बार बोल दीजिए और इससे ये लगेगा कि आप भी मुस्लिम हैं। तो खैर, तो हम लोगों ने वो रट लिया। कुछ 2-4 और नुस्खे थे, उसको देखा कि क्या करना चाहिए अगर बिल्कुल पकड़े जाए, कैसे बचा जाए, कैसे उनसे मान लीजिए उनकी कब्जे से आप कैसे बच सकते हैं। ये सारी कैसे, मतलब कोशिश ये करेंगे आप पेड़ के नीचे या झाड़ में, या ये सारी उन्होंने कुछ टेक्निक हम लोग को बता दी थी, उसी हिसाब से हम लोग काम किया करते थे। 5-6 महीने वहां रिपोर्टिंग की, काफी अनुभव प्राप्त किया को मैंने लिखा है अपनी आत्मकथा में, मैं बोनसाई अपने समय का, उसमें एक पूरा चैप्टर इस पर है। और इसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में अखबारों में ये सब करता रहा, बताया। और फिर दोबारा जो मेरा जाना हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 3 दिसंबर 1971, 1971 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत होती है। हालांकि युद्ध का माहौल बन चुका था,
मतलब इस सब कुछ था और लग रहा था हम सभी लोगों को, जो दिल्ली में जितने भी पत्रकार थे और जिन्होंने मतलब विस्थापन को कवर किया था, वो सब लग रहा था कि अब युद्ध कभी भी भड़क सकता है, फुल फ्लेज वॉर। अब लेकिन इसको पाकिस्तान शुरू करेगा ये थोड़ा सा हम लोगों ने नहीं सोचा था, देख रहे थे। लेकिन 3 दिसंबर को मुझे याद है, मैं और एक हमारे मित्र और बड़े बड़े कथाकार हैं और समाचार के संपादक भी हैं, पंकज भी, हम लोग कनॉट प्लेस में घूम रहे थे और शायद कोई पिक्चर देख करके, एक युद्ध संबंधी कोई पिक्चर देख करके निकले थे शायद, पैटर्न ऐसा कोई पिक्चर थी इंग्लिश में, क्या वो देख के निकले। जब बाहर आए, अचानक एक सायरन बजना शुरू हो गया चारों तरफ, यही कह सकते हैं पूरी दिल्ली में सायरन बजना शुरू हो गया। और हम लोगों को बड़ा लगा कि ये जो युद्ध की शुरुआत हुई, तो तुरंत हम लोग वो एक होटल में गए और वहाँ रेडियो, हमने कहा कि जरा रेडियो चलाइए, रेडियो सब और लोग भी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उस समय कोई प्राइवेट चैनल तो थे नहीं, सिर्फ रेडियो था, आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो तुरंत रेडियो हर एक के, हर रेस्टोरेंट में, हर ढाबे पर हुआ करता था। तो उसी समय फिर अनाउंसमेंट हुआ कि पाकिस्तान की 3 जो चीज ने, हवाई जहाज ने हमला कर दिया है, अगर आगरा तक पहुंच गए हैं, मतलब इतना डीप आ गए हैं। और अब तो कभी भी मतलब युद्ध की शुरुआत हो सकती है, मतलब ये आगाज है युद्ध की। तो अब अच्छा, 4 तारीख को, अगले यानी 4 दिसंबर को मुझे जाना था, मेरे पास टिकट ले लिया था, मुझे कलकत्ता जाना था, क्योंकि कलकत्ता से जब कवर, क्योंकि ये सेक्टर मैंने कवर नहीं किया था, इसलिए हमने सोचा कि चल, तो मुझे 4 दिसंबर को कलकत्ता भेजना था, मॉर्निंग फ्लाइट। तो हमने सोचा कि जब ये युद्ध की शुरुआत हो गई है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो प्लेन है यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो पता नहीं कल सुबह फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। और उस दिन इत्तेफाक से इंदिरा गांधी कलकत्ता में थी, जिस दिन ये पाकिस्तानी प्लेन ने जो हमला किया हम लोग पर, उस दिन वो वही थी, कलकत्ता में बातचीत कर रही थी, तैयारी कर देख रही थी अगर कुछ होता है तो क्या होता है। फिर अचानक हुआ कि नहीं, इंदिरा गांधी रात को ही, मध्य रात्रि में ही लौट रही हैं, और तय हो गया कि भारत अब इसका माकूल जवाब देगा। और हमने इंडियन एयरलाइंस से जाकर पूछा कि कल की फ्लाइट है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह जा रही है, आप लोगों को चिंता की कोई बात नहीं है और पूरी व्यवस्था है सुरक्षा की, प्राइम मिनिस्टर रात को लौट रही हैं। खैर हम मॉर्निंग में चले गए दमदम, वो पालम एयरपोर्ट पर। उस समय बहुत छोटा पालम एयरपोर्ट हुआ करता, आज जैसा नहीं, आज तो बहुत भव्य है, 1000 गुना भव्य। उस समय बहुत छोटे थे, गए और सारे अखबार जो थे इंग्लिश हिंदी के और उर्दू के, इससे भरे हुए थे कि पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। तो यानी फुल फ्लेज्ड वॉर की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 से शुरुआत होती है। और 4 दिसंबर को मैं जब कलकत्ता पहुंचता हूँ, तो 4 दिसंबर को वहां तो फिर और लोग भी पहुंचे हुए थे पूरी जगह के। तो हम लोग वहाँ, मैं किसी के यहाँ ठहरा हुआ था, किसी दोस्त के यहाँ ठहरा में। और इसके बाद शाम को, हम रोज शाम को ब्रीफिंग हुआ करती थी, प्रेस ब्रीफिंग। और उसमें मुझे याद है कर्नल जेकब, जो बाद में इसके पंजाब के गवर्नर भी बने, जेकब साहब, उनके जिम्मे था प्रेस को ब्रीफ करना। बहुत ही मस्त व्यक्ति थे और बड़े होमली थे और बड़े कम्युनिकेटिव थे। तो हम लोग शाम को ब्रीफ करते थे। फिर धीरे धीरे फिर हमको 1-2 दिन ब्रीफिंग के बाद हम स्टोरी भेजते रहते थे वहीं से, टेलीग्राम से और या फोन से। इसके बाद फिर हम अगले दिन, 2-3 दिन के बाद, फिर हमें जैसोर ले जाया गया। और जैसोर में जब जैसोर का पतन हो गया, यानी जिसे बोलते हैं फॉल ऑफ जैसोर, यानी जैसोर पर जब पाकिस्तानी सेना हार गई और भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की और अपने कब्जे में ले लिया, तो हमको फिर वो दिखाने के लिए ले गए। ये जैसे पश्चिम बंगाल से सटा हुआ
जिला है इनका, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान का। तो हम वहाँ गए, अरे इतना, जब जैसे ही हम पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में, यानी जैसुर के क्षेत्र में जब दाखिल हुए, तो क्या भयानक दृश्य था, आप सोच नहीं सकते। हालांकि युद्ध खत्म हो चुका था, 16 दिसंबर को सरेंडर, नहीं 16 नहीं सॉरी, यस मुझे ठीक है, युद्ध उस समय चल रहा था। तो हम लोग जब वहां गए तो जैसलमेर में बिल्कुल चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं, औरतें जिनके साथ बलात्कार हुआ उनकी आत्महत्या उन लोगों ने कर दी, तो उनकी वो करी है। तो यानी उसको देखना बड़ा मुश्किल था, जो रियल जो वार सिचुएशन थी वहां पर, वार एटमोसफियर था, जो कि त्रिपुरा में मैंने वैसा नहीं देखा था। त्रिपुरा में तो विस्थापन की विभीषिका देखी, लेकिन यहाँ तो साक्षात युद्ध, यानी मनुष्य मनुष्य के पर क्या, किस तरीके की सिस्टम कर सकता है, जुर्म कर सकता है। उसमें ना कोई धर्म महत्वपूर्ण रहता है, ना कोई रिलीजन, ना कोई कास्ट, सिर्फ एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो सबसे उनके साथ हर तरह के जुर्म उनके ऊपर किए जाते हैं। और चूंकि आर्मी, तो पश्चिमी पाकिस्तान की जो आर्मी वहां पर थी, करीब एक 1 लाख के करीब, तो वो आपके, तो उसके चारों, तो उसने मतलब शुरू कर दिया अत्याचार, कि भाई ये ठीक है, क्योंकि उस पर भी मुक्ति वाहिनी के थोड़े हमले वगैरह बढ़ रहे थे। लेकिन जब वार शुरू हो गया तो उसने अंधाधुंध मारना शुरू किया। तो जैसलमेर में उसको देखने को मिला। वो मेरे हम लोगों के साथ, मतलब बीबीसी के लोग थे उधर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, जहां तक मुझे याद है, और जापान के बहुत सारे जर्नलिस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे जर्नलिस्ट थे जो वियतनाम वार से को कवर करके लौटे थे। उनके नजर में क्या था कि ये वार कुछ नहीं है, वियतनाम में जो सालों से युद्ध वो कवर कर रहे थे, वो तो बहुत ही भयानक वार था। तो लेकिन उनको बहुत अच्छा अनुभव था, वो वहां से लौटे थे, तो वो इसको भी कवर कर रहे थे। तो जैसों को देखा, इसके 2 दिन के बाद फिर हमको खुलना ले जाया गया। खुलना भी उधर ही था। तो हम खुलना की भी स्थिति यही थी, खेतों में लाशें पड़ी हुई हैं, सारी फसलें जड़ी हुई हैं, चाहे कोई झोंपड़ी हो, चाहे कोई मकान हो, कोई साबुत नहीं बचा। सब अ, तबाही के मंजर थे पूरा, कि चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि अ, मनुष्यता जल रही है। कुछ मतलब चीख पुकार, ये सब, मतलब जिनका सब कुछ लुट गया हो, उनके बारे में क्या लिखना, क्या बताऊं मैं। मैंने, मेरे पास वो शब्द नहीं, हालांकि मैंने लिखा है उस समय सब सब कुछ। वहां की एक घटना और बता करके मैं, वहां की सबसे बड़ी घटना ये थी, जब हम खुलना में थे ना, तो हमेशा क्या होता है कि वार जोन जो होते हैं, एक तो वार जोन होता है, फिर कांटेक्ट पॉइंट होता है, और लास्ट होता है आई टू आई बॉल कॉन्टेक्ट, यानी बिल्कुल आर्मी आमने सामने होती है। तो जब हम कांटेक्ट पॉइंट पर गए, तो वहां तक जर्नलिस्ट को आमतौर पर घूमने दिया जाता है, वो उस बड़ा सुरक्षित रहता है वार, ये कांटेक्ट पॉइंट, क्योंकि ये युद्ध का संपर्क क्षेत्र है, लेकिन ये दुश्मन की सेना, आप उससे आप सुरक्षित हैं, वो आप पर हमला नहीं करेगी। तो वो वहां तक, तो हम लोगों ने काफी घुमाया। इसके बाद फिर शुरू होता है आई टू आई बॉल। वहां किसी को जाने, आर्मी के अलावा पत्रकार वहां नहीं जा सकते थे, ये मनाही थी। अब यहाँ भी हम लोग, मैंने अति उत्साह से काम लिया। मैंने और 2-3 पत्रकार और थे, शायद जापान के लोग थे, कुछ विदेशी पत्रकार थे। तो हम 3-4 लोगों ने कहा कि नहीं, जरा आगे बढ़ते हैं। तो हमने उस कॉन्टेक्ट पॉइंट की उस सीमा को लांग दिया, और हम जोशी जोश में पैदल चल रहे थे। हम जोशी जोश में 4-5 लोग आगे चले गए, और जहां से पाकिस्तानी सेना सामने दिखाई दे रही थी हम लोगों को। अब क्या होता है, ये सोचा भी नहीं था हम लोगों ने, कि जब आई टू आई बॉल एरिया में हम लोग पहुंचे, तो चलते रहे जब तक, जहां तक शांति थी। अचानक
फायरिंग शुरू हो गई और इधर से भारतीय सेना की फायरिंग शुरू हो गई। तो यानी क्रॉस फायरिंग में हम लोग फंस गए। क्रॉस फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में मतलब फंसने का मतलब ये, आप भारतीय सेना की गोली के भी निशाना बन सकते थे और दुश्मन की सेना के भी, यानी पाकिस्तान की सेना के भी निशाना बन सकते थे। ये हम लोगों ने देखा। अब वो कैसे बचे, आपको अब जरूर है कि आप सोचेंगे। तो बचे सिर्फ इस तरह कि एक भारतीय टैंक तेजी से आया पीछे हम लोग और हमारे आगे हो गया, और हमको ऑर्डर दिए गए कि आप इस टैंक के पीछे पीछे चलते रहिए, यही आपका शील्ड है, आप इधर उधर मत जाइए नहीं तो आप मारे जाएंगे। और तो हम लोग उसके पीछे निकल पड़े साथ के साथ। तो उसके पास क्या हुआ कि करीब 10 मिनट, 12-15 मिनट, 10-15 मिनट के आसपास रहा होगा, क्रॉस फायरिंग होती रही और टैंक ने हमको बचा लिया। बाद में फिर दूसरी आर्मी के और भी व्हीकल्स आ गए और उसको हमको जीप में बैठा करके सुरक्षित ले जाया गया। और जाहिर है कि लताड़ तो पड़ी, आर्मी ऑफिसर्स ने लताड़ा कि आप लोग सब कुछ भी हो सकता था और हम इंडियन आर्मी बदनाम होती, क्योंकि आप इसमें विदेशी रिपोर्टर भी हैं, किसी को कुछ भी हो जाता तो कुल मिलाकर के भारतीय सेना इसके लिए जिम्मेदार होती। तो खैर हम लोगों ने माफी वाफी मांगी और ये हमारा मिस एडवेंचर था, दुस्साहस से हम लोग बोलते हैं बेरा। मुझे ऐसा नहीं करना, तो एक बार मैं अगर तले में फंसा था, दूसरी बार मैंने ये किया। तो हालांकि ऐसी कई बार घटनाएं हुई। जब 1984 को मैंने कवर किया, जो दिल्ली में जो सिखों के जो के साथ जो हमारे यहाँ पे तो यही हुआ कि सिख लोग बहुत मारे गए। और उस समय तिलक नगर में कई जगह, लाजपत नगर में कई जगह सिखों के मकान जलाए गए, गुरुद्वारे जलाए गए। तो ऐसे ही को मैं कवर कर रहा था तो मैं पकड़ा जा रहा था जब मैं फोटोग्राफ ले रहा था। तो उस समय जो कुछ हिंदू लोग थे वो मेरे पीछे भागे। मैंने खैर स्कूटर से अपने आप को बचा लिया किसी ढंग से। ये मैंने सब लिखा उस समय अखबार में। अगर मैं पकड़ा जाता तो वो उस दिन चले गए। ऐसे एक बार मैंने काफी कवर किया थोड़ा, जैसे आपका श्रीलंका का सिविल वॉर, लिट्टे का लिबरेशन टाइगर्स का उनका, और सिंहली सेना का, दोनों का। या अफगानिस्तान को भी मैंने देखा उस समय। मैंने बिल्कुल मरते मरते, जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में काबुल में, ठीक मेरे कमरे से थोड़ी दूर एक बम फटा। हम लोग बाहर थे तो हम लोगों को तुरंत निकाला गया और बचाया गया। तो ये तो खैर देखिए प्रोफेशनल हैजार्ड्स होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी, लेकिन युद्ध क्षेत्र, युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट जब आप कवर करते हैं, क्योंकि मुझे वो मौका मिला, जैसे पाकिस्तान 4-5 बार गया, पेशावर से कराची तक उसको पूरा कवर किया। तो वहां भी उस समय अशांति थी, जितने भी डिस्टर्ब एरिया होते हैं वहां कभी भी कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए एक जर्नलिस्ट को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं। अब उससे मैं बच गया, 4-5 बार मेरे साथ जरूर हुआ, लेकिन मैं किसी ढंग से बच गया। तो बचा रहा, अब बचा रहा तो अब आप लोगों के सामने हूँ अपने। तो आज जो हम लोग कहते थे, तो ये मैंने बताने का मूल मकसद ये जो वॉर रिपोर्टिंग की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, उसको मैंने आज इसलिए याद रखा कि हम भारत जो है, ये 16 दिन तक, 15-16 दिन तक ये युद्ध, सबसे बड़ा जो वार हुआ 1971 में ही हुआ, और 16 दिसंबर तक चला। 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। शायद के जो मुखिया थे उस समय कर्नल नियाजी थे, और हमारे जो मुखिया थे हमारी सेना के, जगजीत सिंह अरोड़ा थे, और आर्मी चीफ तो मानेक शाह थे। तो एक बड़ी घटना भारतीय इतिहास में हुई, क्योंकि आज की पीढ़ी को हम लोगों ने वार देख, जैसे कि इस समय इसी सदी में, जैसे जब अटल बिहारी जी
अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय कारगिल की लड़ाई जरूर हुई, ये आपने जरूर देखा होगा, कारगिल की लड़ाई हुई। लेकिन जब हम 1971 की लड़ाई, या ये कहा जाए सब 2019 में एक पुलवामा विस्फोट हुआ और उसमें हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए, 40-50 लोग। लेकिन उस समय जो कुछ हुआ अभी तक भारत ने वैसा नहीं। मतलब ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कई चीजें एक साथ निकलती हैं, कई इस युद्ध के कई सबक हैं। एक तो सबसे बड़ा सबक ये है कि एक तो धर्म और मजहब अभी इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो राष्ट्र हमेशा राष्ट्र को एकजुट रख सकता है, नहीं, वो एक सीमा तक ही रख सकता है। जैसे कि मान लीजिए नेपाल में भी हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में भी हैं, तो कल को नेपाल को हिंदू भारत में मिल जाना चाहिए, नहीं, उसकी स्वतंत्र अस्तित्व है। अब वो स्वतंत्रता की कौन कौन सी खूबसूरतियां होती है, खाली धर्म मजहब ही नहीं होती है, सांस्कृतिक, एथनिक रियलिटी, आइडेंटिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, सबसे बड़े न्याय आपके साथ, वहां के नागरिकों के साथ हो रहा है या नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मान लीजिए सिविल वॉर क्यों शुरू होते हैं, उसकी कुछ तो वजह होगी, कौन सी वजह है? जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में क्या हुआ, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मार दिया था, मारा उनको गैस चैम्बर्स के अंदर को डाल के उनको। मैंने इत्तेफाक से पोलैंड में वो 2-3 गैस चैम्बर मैंने देखे हैं, अगर आप देखें कभी देखने का मौका मिले, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन किस तरह से यहूदियों को तिल तिल करके जलाया जाता था, तिल तिल करके मारा जाता, हर दिन एक रोटी, कभी एक रोटी, फिर दो आधी रोटी, फिर उसी भी टुकड़ा, फिर भूख, और जब वो बिल्कुल ढांचा बन जाते थे उनको भट्टियों में झोंक दिया जाता। वो सब मैंने देखा है। यानी जो मैंने सवाल ठीक है जर्मनी में हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मानवता उस होलोकास्ट से गुजरी है। तो सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि नस्ल, रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद, मजहब भेद, धर्म भेद, इन सबसे ऊपर उठना, उठकर ही हम एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम किसी के प्रति, अगर आप किसी एक जाति के, एक समुदाय को घृणा के निशाने पर रखेंगे तो ठीक है, थोड़ी देर में आप अपनी ताकत के बल पर उनको काबू पर लें, लेकिन उनमें वो असंतोष जमा रहेगा और कहीं न कहीं वो घनीभूत होता रहेगा और उसका विस्फोट होगा। और उसका विस्फोट होता है सिविल वॉर में, जो हमने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच देखा। अगर मान लीजिए, मेरा आर्गुमेंट है, अगर उस समय जाड़े भुट्टो और जो आर्मी चीफ याहिया खां, दोनों एक मत से, इनको बहुमत मिला अपने बंगबंधु मुजीबुर रहमान, उनको सत्ता सौंप देते तो पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, किसी भी हालत में नहीं होता। लेकिन सत्ता नहीं, क्योंकि जड़े भुट्टो तैयार नहीं थे। पंजाबी प्रभुत्व वाली सेना पाकिस्तान की और जिसकी मुखिया थी याहिया खां, वो भी तैयार नहीं थे। तो नतीजा क्या हुआ कि आपने अपनी मनमानी तो चली कर ली, लेकिन वो घनीभूत जो असंतोष और पीड़ा जो होती है ना, उसका परिणाम ये हुआ कि अंत में पाकिस्तान का विभाजन हो गया। एक ये धर्म और मजहब का ये मिथ भी टूट गया कि वो किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में रख सकता है, वो बिल्कुल नहीं। वैसे आपने देखा कि ईरान और इराक दोनों शिया समुदाय के इस्लामिक और दोनों का धर्म भी इस्लाम धर्म है। दोनों, इसके बाद भी वहाँ 8-10 साल तक लड़ाई होती रही। मैं इत्तेफाक से 93 गया हूँ और 8-9 लाख ईरानी मरे, उनका वार मेमोरियल बना रखा है और दोनों शिया हैं। तो इसका मैं फिर इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि हमारी आज की पीढ़ी को ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हम धर्म से, भाषा से, जितने तरह के कट्टरपन है, संकीर्णताएं हैं, उससे ऊपर उठें
और उठ कर के फिर हम एक अच्छे देश का, एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? तो मुझे जो सबसे बड़ा सबक मिला, और आज जो मैं याद करता हूँ बांग्लादेश के, क्योंकि जो इसने महीनों तक प्रसव पीड़ा झेली, तो अंत में मैं ये कहता हूँ कि जब मैं ढाका पहुंचा, फिर मैं ढाका भी गया, करीब ढाका वापस में अगरतला होकर के ढाका गया कोई 21-22 दिसंबर को, जब पाकिस्तान पूर्वी बांग्लादेश बन चुका था, उसका जन्म हो चुका था। तो फिर मैं आर्मी के साथ ढाका भी गया, ढाका में रहा, और वहाँ ढाका सर्किट हाउस में ही ठहरा, और वहाँ ढाका क्लब में बहुत लोग की मुलाकात हुई। इत्तेफाक से शेख कमाल भी दोबारा मिल गए वहाँ पर, और वो बहुत ही खुश थे, और भारत के प्रति बहुत ही मतलब ऑब्लाइज थे, कृतज्ञ थे, कृतज्ञता महसूस कर रहे थे, और इंदिरा गांधी के प्रति खास तौर से कि उन्होंने हमारी। और यहीं मैंने देखिए धान मंडी, जहाँ मुजीबुर रहमान का मकान था, मुझे छोटा सा मकान था, 2 ढाई शायद 2 मंजिल का, 2.5 मंजिल का, जहाँ तक मुझे याद है। राष्ट्रपति फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने के बावजूद बंगबंधु मुजीबुर रहमान वो वहीं रहे। यहाँ ये मैं बता दूं कि मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके, मतलब ढाका से अरेस्ट करके उन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया था। और पहले तो लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, लाहौर या इस्लामाबाद जहाँ भी वो बंद हैं उनको जेल में मार दिया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी के दबाव की वजह से, और अंत में इंदिरा गांधी ने उनको छुड़वाने की बहुत ही कोशिश की, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें शायद 11 जनवरी या 12 जनवरी 1971, 1972 को छोड़ा वो, और वो ढाका गए, और वो बड़ा भव्य स्वागत हुआ। तो उसी जगह वो रहे, मतलब छोटे आखिर तक। लेकिन दुर्भाग्य से, या ये कहें कि नियति को कुछ और ही मंजूर था, 15 अगस्त 1975 को उनके पूरी परिवार को हत्या कर दी गई। मतलब जो जो स्वतंत्र बांग्लादेश की जो सेना थी, उसमें से एक बहुत ही छोटी सी टुकड़ी जो बेहद कट्टरवादी थी, उसने, उसकी छोटी टुकड़ी कुछ लोगों ने जाकर के रात को हल सुबह जब से उसकी हत्या कर दी। और सबसे पहले पहली मंजिल पर शेख कमाली रहते थे, सबसे पहले उन्हीं को मारा गया। ये इत्तेफाक कहिए या कुछ भी कहिए, उस समय शेख हसीना विदेश यात्रा पर थी, वो बच गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ऐसा विद्रोह हो गया, तो आखिर में दिल्ली में आकर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया, यहाँ कई साल रही, बाद में आज तो प्रधानमंत्री हैं। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ की जो कट्टरपंथी जो शक्तियाँ थी ढाका में, तो वो बांग्लादेश बन जाने के बावजूद भी कट्टर ये फासिस्ट फोर्सें तो हमेशा रहती हैं, उन्होंने उनको जिंदा नहीं छोड़ा। मुजीबुर रहमान और उनकी पत्नी, उनके बच्चों और उनको और सबको उन्होंने मार दिया, सफाया कर दिया। क्या उससे पहले ढाका में मेरी मुलाकात वहाँ के बड़े प्रसिद्ध कवि जसीमुद्दीन से हुई। वो बड़े हटके कवि थे, बने, भारत को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। वहीं एक कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेश के नेता जनरल सेक्रेटरी मोहनी सिंह से हुई। उनके पूरे कानपुर से आए हुए आकर के और बांग्लादेश में बस गए थे, यानी पूरी तत्कालीन पूरे पाकिस्तान में। लेकिन यानी आप ताज्जुब करेंगे, मैंने देखा कि जो युवा, जो बंगाली मुस्लिम बंगाली युवक थे, कोई भी होते, उनको इतना, उनमें इतना लोकप्रिय थे। मुन्नी सिंह बिल्कुल पतले दुबले हुआ करते थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, काफी वृद्ध होते, कुछ 80-85 साल की उम्र, तो लोगों घेर रखा था, जबरदस्त ढंग से लोकप्रिय। ये वो समय था, वो भी मैंने देखा। वहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से मुलाकात हुई, किस तरह से बुद्धिजीवियों को चुन चुन के मारा गया। एक वहाँ साहित्यकार लैला समद से मैंने इंटरव्यू लिया, और लैला समद
ने अपने यातना की जो डायरी है वो खोल के सामने रख दी और वो बतलाती गई कि वो किस तरह से बची, और पाकिस्तानी सेना उसको भी मारने वाली। तो जो असली जो इंटेलेक्चुअल थे, जो कि समझते थे सारी चीजों को, उनको उस गोली से मार दिया। काफी लोग बहुत पहले जिनको लग रहा था कि अब पाकिस्तानी सेना छोड़ेगी नहीं, तो उन लोगों ने कलकत्ता में शरण भी ले रखी थी। और अब शायद ये मुझे याद है कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो बनी थी वो कलकत्ता में ही थी। अ, अ, कलकत्ता में एक वो एग्जाइल गवर्नमेंट बनी हुई थी बांग्लादेश की। तो उस समय के वहीं प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी थे, एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर, वो सब वहीं थे। तो मैं फिर 2-3 जनवरी को मैं 2-3 जनवरी 1972 को मैं लौटा। हाँ, वहाँ एक और ढाका में मेरी जो मुलाकात हुई, आप तो जानते हैं कि प्रसिद्ध कवि रघुवीर साई जी से, वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे। तो 2 दिन तक हम लोग साथ साथ रहे, कई लोगों से मिले वहाँ के उस समय के बंग बंधुओं से और राइटर से, बंग जो बहुत लोग भी जर्नलिस्टों से मिले, कुछ अखबारों के दफ्तर भी हम साथ साथ गए, साहित्यकारों के साथ साथ गए, जसीमुद्दीन के घर हम दोनों साथ साथ गए, रघुवीर साहब जी। इसके बाद लौटते हुए जब हम लोग, मैं जब लौट रहा था जनवरी 72, तो वो आखिरी प्लेन था, एयरक्राफ्ट था। तो उस जमाने में डकोटा प्लेन बहुत हुआ करते थे, आज अब तो वो हट गए हैं। तो डकोटा हमारे आखिरी प्लेन, तो वहीं एयरपोर्ट पर जनसंघ के नेता विष्णुकांत शास्त्री, उनसे टकराट हो गई। वो धर्मयुग के लिए उन्होंने काफी अच्छी रिपोर्ट आज लिखी है, कभी आप पढ़ सके तो जरूर पढ़िएगा। लेकिन रिपोर्टिंग उन्होंने कब की, लेकिन ये रिपोर्ट आज उनसे बड़ी तकरार हो गई, कुछ वैचारिक तकरार। वो चाहते थे कि शुरू से ही यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहिए, संघ का विस्तार किया जाना चाहिए बांग्लादेश। तो मैंने कहा कि अभी तो महाराज जख्म, ये युद्ध के जख्म यही बहुत हरे हैं, पहले उस पर मरहम लगाइए। अब ये धार्मिक बातें, मजहबी बातें ये मत करें, इससे तो हिंदू मुसलमानों में और वो होगा। तो वो अपना ने काफी था, और इतनी जबरदस्त हम लोगों में बहस हो गई कि एयरपोर्ट का मैनेजर हमसे दौड़ा दौड़ा आया कि आप लोगों की वजह से हमारा एयरक्राफ्ट डिपार्चर देर हो गया, आप क्या कलकत्ता जाने वाले हैं? मैंने कहा हाँ, हम लोगों पे भगा के चढ़ाया गया। वहां इत्तेफाक से एक मुझे जब मैं एयरक्राफ्ट में बैठ गया, तो जो मेरे बराबर वाली सीट पर एक सान्याल बैठे हुए थे, स्टेट्समैन के। तो उनसे बात शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि अ, जोशी जी, ये अभी तो सब ठीक है, लेकिन इतना मान के चलिए, मुजीबुर रहमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे यहाँ के लोग बात। मैंने कहा, वो कैसे कह सकते हैं कि नो, कि ये जो पाकिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट काफी मजबूत हैं अंदर ही, जो इंटीरियर एरियाज में, और सीआईए के लोग बहुत मजबूत हैं। देख लेना, किसी दिन हत्या कर दी जाएगी। मैं ऐसा, मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कि नहीं, अब तो सब कुछ हो गया है और ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही 3-4 साल बाद 15 अगस्त 1975 को उनके परिवार सहित हत्या कर दी गई। इस तरह से मुजीबुर रहमान का पटाक्षेप हो गया। और इसके बाद जो अब तक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश था, बाद में जितनी भी जो रिजीम्स आई, बंगाल सेना के कई लोग, जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, वही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते रहे। फिर इसके बाद मतलब जितने भी होते वो आमतौर पर कट्टरपंथी लोग रहे। और लोगों ने ये बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसको जो पहले सेक्युलर हुआ करता था, वहाँ उसने एक स्टेट रिलीजन के रूप में इस्लाम जोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। आज खैर उसको, वो संविधान में आज भी वही है। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेश पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष या पूरी तरह से प्रगतिशील है, नहीं। क्योंकि आपने देखा पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल थे, 4-5, उनकी उनकी भी हत्याएं हुई। या वो जो मशहूर जो जो लेखिका हैं बांग्लादेश की, जो आजकल भारत में शरण लिए हुए हैं, जिनकी लज्जा
वगैरह कई मशहूर उपन्यास भी हैं। नसरीन कुछ मैं भूल रहा हूँ। तो वो क्यों आई? क्योंकि वहाँ आज भी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट जैसे हमारे भारत में है, ऐसे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट वहाँ भी है कि जो चाहते हैं कि सब कुछ मतलब कि भाई यहाँ केवल मुस्लिम इस्लाम पंथी ही रहें, जैसे यहाँ पर कुछ लोग पसंद करते हैं हिंदू पंथी ही रहें। तो ये जो भावना है वो किसी भी राष्ट्र को चैन से नहीं रहने देगी। पाकिस्तान में भी मैंने देखा यही हालत कि वहाँ वहाँ भी मतलब जो होना चाहिए था कि भाई कम से कम अब राष्ट्र का निर्माण हो गया, क्योंकि वहाँ भी हिंदू हैं और सिख हैं, ईसाई हैं। तो खैर ये जो इंडियन ये जो साउथ एशिया है वहाँ की बड़ी जबरदस्त ये प्रॉब्लम्स हैं। कुल मिलाकर के अंत में मैं ये कहूँगा कि साउथ एशिया को अगर शांतिपूर्ण रखना है तो इस यहाँ की लीडरशिप को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उसको बिल्कुल स्वतंत्र रहने की जरूरत है। स्वतः वो, क्योंकि हम यहाँ की लीडरशिप को आमतौर पर कंप्रोडर माना जाता है। क्या वजह कि सब जैसा अमेरिका कहेगा या वेस्ट कहेगा उसके इशारों पर हम लोग नाचेंगे। इससे ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। कर जैसे कि आप कॉरपोरेट देखिए, एक सब चीज समझ लीजिए, जो कॉरपोरेट हाउसेज होते हैं वो किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। वो तो जो सत्ता में है, जैसे आज बीजेपी सत्ता में है तो उसके प्रति वफादारी हो जाएगी। कल को अगर कांग्रेस आती है या दूसरी पार्टी आती है तो तुरंत ही वो भी अपनी लॉयल्टी बदल देंगे, पहले ही कांग्रेस की तरफ। तो कहने मतलब यहाँ जरूरत इस बात की है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और चाहे वो भारत हो, कि हम यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिपेंडेंट रहे और नागरिकों के बारे में सोचे। यहाँ धर्म के आधार पर नागरिकता तय न हो। ठीक है, धर्म सबका ये पर्सनल मामला है, ये फेथ जो होता है मैं इसको पर्सनल मानता हूँ। हम उसको एक अच्छा नागरिक बनना है। तो मैं एक पत्रकार के रूप में मेरा आज के इस चीज का व्याख्यान का विराम देते हुए मैं यही कहूँगा कि अब हम 21वीं सदी में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हो चुका है और पूरी दुनिया एक एक जिसे बोलते हैं ना विश्वग्राम, ग्लोबल विलेज में बनती जा रही है। क्योंकि आज दुनिया के किसी कोने में कुछ भी होता है तो एक सेकंड में, एक मिनट में सब पता लग जाएगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो क्यूबा में क्या हो रहा है और इंग्लैंड में क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जब टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन इतना जबरदस्त हो गया है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है, ऐसी हालत में जरूरी है कि हम अ, अ, कम से कम कुछ संकीर्णताओं से, कट्टरवाद से ऊपर उठें। यही। नमस्कार।